अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। और आपको पता है अगस्त का महीना है, हम सब हिलाली परचम की बहार देख रहे हैं हर तरफ, लेकिन इस सब हिलाली परचम में एक बहुत अहम जुज़्व, इसका एक बहुत अहम हिस्सा इसका सफ़ेद रंग है। और आज पाकिस्तान भर में आज कौमी सतह पे अक़लियतों का दिन भी मनाया जाता है 11 अगस्त को, और इसलिए हुमा उसकी नुमाइंदगी कर रही है। मैं नुमाइंदगी कर रही हूँ बिल्कुल, और मैंने वैसे रिक्वेस्ट तो आपको भी की थी, बट देन यू हैड टू कॉम्प्लीमेंट मी, आई गेस। आई डिडंट हैव अ वाइट जैकेट, और फिर वो क्रैश होता टीवी पे। वैसे वाइट जैकेट में आप क्या लगते हैं? मुझे वैसे एक वर्ड आ रहा है, एक एक्टर है बॉलीवुड का पुराना, वो मुझे याद आ रहा है, मिथुंदा। अच्छा जी, आज के लिए आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं उनमें वो बरकरार रखने का फैसला किया गया है। हालांकि ये हमने बड़ी कोशिश करके है कि आज का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरे। नॉट रियली, नथिंग टू डू विद इट। 327 रुपए 62 पैसे फी लीटर बरकरार है। डीजल की कीमत भी बरकरार है, फी लीटर 380 रुपए 86 पैसे। और दो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिकॉज स्टेलमेट की सी सूरत हाल है जो ईरान अमेरिका तनाज़ा है। तो अगले कुछ दिनों में फिर अगर प्राइसेस ऊपर जाएं, देन यू वुड नो व्हाई दे आर गोइंग अप। अच्छा जी, इस पर हम ज़्यादा मज़ीद बात नहीं करेंगे। तीसरे मरहले के इंतखाबात का पेश, उसके नतीजे आने का सिलसिला जारी है। LA-14 ज़िला बाग के कुछ अपसेट्स भी हुए हैं बड़े। तमाम पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं, जिसके मुताबिक एक बड़ा अपसेट सामने आया है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबरा सरदार अतीक अहमद खान अपनी आबाई नशिस्त पर शिकस्त खा गए हैं। ये नशिस्त जम्मू कश्मीर दस्तोबाजू पार्टी के सरदार इकबाल जीत गए हैं, और सरदार अतीक का बड़ा होल्ड था, मतलब ही इज अ वेटरन पॉलिटिशियन इन आज़ाद कश्मीर। फिर साजिद इकबाल ने 40,702 वोट हासिल किए हैं, जबकि सरदार अतीक 19,500 और ऑलमोस्ट 40 वोट जो है हासिल बड़े मार्जिन से यूं साजिद इकबाल ने जीत हासिल हुई। बिल्कुल, सरदार अतीक से दुगने से ज़्यादा वोट हासिल किए, लिहाजा ही वन। और सरदार अतीक की ये आबाई नशिस्त है जिस पर उनके वालिद सरदार अब्दुल कयूम भी कामयाब होते रहे हैं, और ये भी हुए कामयाब। आई गेस देयर आर विंड्स ऑफ चेंज ओवर देयर। चलें, ये हमने सोचा आपको अपडेट कर लें। इसके अलावा भी बहुत अहम खबरें पास। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा की तफ्तीश न अहल खाना को समझ आ रही है, न अदालत मुतमईन है। हुकूमत और पुलिस के लिए मुतासरा फैमिली और अवाम का एतमाद बहाल करना बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बहरहाल कल जिब्रान नासिर और मीर रजा के वालिद ने कहा कि उनका कॉन्फिडेंस कुछ बिल्ड हुआ है। जो उनकी मुलाकात हुई है नई तफ्तीशी टीम के साथ, उन्होंने कहा कि जी हम होपफुल हैं। कारकर्दगी क्या होती है ये तो आगे 2-4 रोज में पता लग जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है। और जुडिशल कमीशन तो आपको पता ना, उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया था, तो उसको भी अभी होल्ड पे रख दिया। जुडिशल कमीशन को वो नहीं बनेगा। मुतासरा खानदान इंसाफ मांग रहा है, और अवाम जो केस से जुड़े तमाम हकायक जानना चाहते हैं। जिस तरह अब तक तफ्तीश की गई है, कोई एक फ़र्द भी इससे मुतमईन नहीं है, और हम इतने दिनों से इसको आपके सामने भी रख रहे हैं, फॉलोअप भी ले रहे हैं। पुलिस की अहलियत, सलाहियत और तहकीक के घिसे पिटे तरीक़ेकार पर अवाम का एतमाद जो है पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं था, और अब और मुतासिर हुआ है। ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा के से उनके उनके मेदे से तेजाब के शवाहिद मिले हैं। फेफड़े भी उनके तेजाब से मुतासिर हुए हैं। अब्दुल्ला, यही तो वो सवाल है कि वो पहली पोस्टमार्टम जो इनिशियल हुई थी, वरना इतने 10-15 दिन लगने की क्या जरूरत थी? Why didn't all of this come out then? शर्ट, हाथों और पैरों पर तेजाब के असरात पाए गए हैं। IG सिंध जावेद आलम मोडो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तहकीकात के लिए नई कमेटी बना दी गई है। IG सिंध ने गफलत बरतने वालों की मअतली का भी बताया, मगर उनका दावा है कि तफ्तीशी अमल में जो कुछ गलत हुआ, इसकी वजह जो पहली मेडिकल रिपोर्ट थी वो थी, और सर्टनली वो बेसिस बनी, क्योंकि उसकी बेसिस पे पुलिस कार्रवाई करती है। वो डॉक्टर उसामा की जो पहली रिपोर्ट थी, उसकी वजह से पूरे केस का रुख मतलब बर्बाद होकर रह गया था। Listen to this. मैंने समझा कि एक नई कमेटी जिन पे लोगों का, आवाम का ट्रस्ट दोबारा बहाल हो, क्योंकि पहली कमेटी पहली एक एफ़र्ट कर चुकी थी। मैं नहीं समझता कि उनकी एफ़र्ट कोई खामखा मिसडायरेक्टेड थी, लेकिन जो उनको एविडेंस पेश हुआ उसके मुताबिक वो काम करते रहे। लेकिन क्योंकि अभी एविडेंस बिल्कुल चेंज हो गया, और ख़ास तौर पे मेडिको लीगल एविडेंस, उसकी रोशनी में ज़रूरत थी कि बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट लिया जाए। बाकी जहाँ पे लैप्सेस थे, गो के वो ज़्यादा टेक्निकल लैप्सेस थे, लेकिन उन सब लैप्सेस पे जिस पुलिस के अफसर या उसकी टीम ने गलत किया, या उन्होंने कमीशन या ओमिशन किया ऐसा जो कि नहीं करना, तो उस सिलसिले में एक्शन हो चुका है।
वहाँ के अफसरान SHO जो DSP है वो एडिशनल IG कराची उसको सस्पेंड कर चुके हैं। अच्छा जी, आईजी साहब को आपने सुन लिया और साथ ही आपको बताएं कि पुलिस ने मीर रज़ा की लाश मिलने के मकाम के करीब जो गेस्ट हाउस है ना जिसका जिक्र भी हो रहा था उस पर ताले लगा दिए हैं। वहां काम करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया है और अब तक मीर रज़ा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स समेत 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। मतलब दोस्तों को और बिजनेस पार्टनर्स को हिरासत में ले लिया या फिर सिर्फ उनसे पूछताछ की है? करना चाहिए और वो गेस्ट हाउस तो बहुत पहले ही वैसे सील हो जाना चाहिए था और इसमें काम करने वाले तमाम अफराद को इस मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले भी पुलिस को भी तो थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए था। ये आपने जब सवाल उठ रहे थे तो पुलिस भी तो ये कह सकती थी कि ये जो आप शवाहिद हमें दे रहे हैं या मेडिकल रिपोर्ट जो हमें बता रही है हकायक उससे कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। केस की तफ्तीश के लिए कल नई तफ्तीशी टीम का पहला इजलास हुआ। साबिक तफ्तीशी सरबराह ने केस रिकॉर्ड नई टीम के हवाले किया है। अब उम्मीद ये है हमें भी और उम्मीद है मीर रज़ा के अहले खाना को भी, उन्होंने भी उम्मीद का इजहार किया है कि लेट्स सी, उन्होंने कहा कुछ दिन में ये हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे कि वो जो इजलास किस तरह से और कितनी इफेक्टिवली आगे बढ़ रही है। अच्छा, इजलास जो हुआ ना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं नई तफ्तीशी टीम का, तो इजलास में मीर रज़ा के वालिदैन, बहन और वकील जिब्रान नासिर भी शरीक थे और तहकीकाती कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने पर रजामंदी क्यों जाहिर नहीं की और उनका कहना एग्जैक्टली क्या था, बल्कि हम क्या बताएं आप सुन लें। हमने कल रात के अंदर कम्युनिकेट कर दिया गवर्नमेंट को कि अभी हम नहीं समझते किसी जुडिशल इंक्वायरी या कमीशन की ज़रूरत है और आज सुबह ख़ानदान की इंस्ट्रक्शन पे हमने इज़्ज़त माब मौजूद अदालत सिंध हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस को भी एक लेटर जमा करा दिया और उनको बताया कि हमें अदलिया पे मुकम्मल एतमाद है, मगर अदलिया अपना काम करे और पुलिस अपना काम करे। केस की तफ्तीश निज़ाम फौजदारी के तहत पुलिस का काम है। जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी इतनी हिस्ट्री नहीं बनाई जाए। अगर ये इन्वेस्टिगेशन टीम भी कल फेल होती है और हमें मायूस करती है तो हम अदालत से खुद रुजू करेंगे, मगर कानून ये कहता है कि तफ्तीश किसी जज ने नहीं करनी, पुलिस से करनी है और कमीशन की रिपोर्ट कितनी तफसीली क्यों ना हो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू वैसी ट्रायल में नहीं होती। अगर यही चीज़ हमारी 31 या 1 को बन जाती तो आई थिंक कि हमें कब्र कुशाई की तरफ भी नहीं जाना पड़ता। अगर हम आज जिस जगह पे पहुँचे हैं, जिस जगह पे आए हैं, तो आज हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली है। लेट्स होप कि इंशाल्लाह बच्चे को इंसाफ मिले और 3-4 दिन में ये हमें कोई रिज़ल्ट दे इंशाल्लाह। अभी तो मैं इनिशियल स्टेज है, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, मगर यह है कि मौका देना चाहिए। बिल्कुल मौका दिया है, हमसे जो पूछा गया वो बता दिया गया। इंशाल्लाह 2-3 में इनका रिज़ल्ट आता है, आपके सामने होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने मीर रज़ा कत्ल केस में सोशल मीडिया पर किरदार कशी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से NCCIA से रुजू कर लिया है। तहरीरी दरख्वास्त में उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर उन पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। NCCIA हुक्काम का कहना है कि इस किस्म के सोशल मीडिया अकाउंट चलाने और नशर करने वालों का सुराग लगा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करेंगे। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ ही जो पहले दिन से इस केस को फॉलो कर रहे हैं, बड़ी मेहनत और बड़ी काविश और बड़ी लगन से उन्होंने इस केस के बारे में मालूमात इकट्ठी की और अगर आज मीर रज़ा को इंसाफ मिलने की उम्मीद पैदा हुई है सो टीम जियो और काशिफ की उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बेशक ऐसा ही है। काशिफ, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? अच्छा काशिफ, ये जो नई तहकीकाती टीम है जिस पे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी है फैमिली को, उस हवाले से बताएं। वो उस इजलास में जो पहला इजलास हुआ, ये मिले आपस में, क्या नई बात क्या हुई? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ ये इजलास हुआ हुमा अब्दुल्ला और ऐसा लगता था कि जैसे अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई या फिर मेडिकल रिपोर्ट्स आई तो उसके बाद फैमिली इस पर भी एतमाद जो है वो नहीं करेगी, लेकिन फैमिली भी वहाँ पहुँची। फिर जो इस केस के वकील है जिब्रान नासिर, वो भी पहुँचे और ये इजलास 5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी की जानिब से सदारत की गई। ना सिर्फ इस इजलास में वो लोग शामिल थे जो 5 रुकनी कमेटी नई बनाई गई, यानी कि दूसरी कमेटी जो बनाई गई है, बल्कि इसमें पुराने कमेटी के 2 सीनियर अफसरान जिसमें SSP SIO और SSP ईस्ट वो भी शामिल थे और उनकी जानिब से तमाम तर ब्रीफिंग भी दी गई और जो अब तक CCTV फुटेजेस हासिल की गई हैं वो भी हवाले की गई। और साथ साथ उसी इजलास के दौरान जो है वो SHO फिरोजाबाद हैं, उन्हें जो है वो तलब किया गया और उनका वेट भी किया गया। फिर वो वहाँ पहुंचे और उनकी जानिब से भी बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, बताई गई, चूँकि फैमिली को बहुत सारी चीज़ों पे खदशात हैं
और ना सिर्फ फैमिली को बल्कि जो क्राइम सीन का जो वो स्पॉट है उससे जो चीज़ें नहीं प्रिजर्व की गई उनसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को खदशात हैं। ताहम इसमें सिर्फ एक SHO को या फिर एक DSP को ओहदे से हटाना किसी बहुत बड़ी अच्छी कामयाबी नहीं है पुलिस के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हमने पहले दिन भी बात की थी आपसे, फिर उसके बाद भी बात की थी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब वहाँ पर क्राइम सीन यूनिट की टीम पहुंची थी तो उनकी जानिब से जो फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश की गई और जब हाथ जले हुए थे और वो नहीं लिए जा सके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। फिर अब बिकॉज पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया कि उनकी शनाख्त मिट सके, चेहरे पे भी तेजाब डाला गया, एसिड डाला गया, हाथों की जल्द भी इसीलिए जलाई गई ताकि फिंगरप्रिंट्स नहीं हासिल किए जा सकें। तो इसके पीछे एक मेटिकुलस प्लानिंग शामिल है और जाहिर है कोई प्लान करके अगर मर्डर कर रहा है मुबैना तौर पर इसका, तो ये बड़ा अहम केस बन जाता है। अच्छा, कार्रवाई का कल बताते रहे हैं, IG साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या फहरिस्त है आपके पास, किस किस के खिलाफ गफलत बरतने पर कार्रवाई हुई है? और डॉक्टर उसामा के खिलाफ भी क्या कोई तादीबी कार्रवाई हुई है? देखिए, अब तक कोई कार्रवाई ना डॉक्टर उसामा के खिलाफ हुई ना दीगर अफसरान के खिलाफ हुई। शहर में जब भी कोई चीज़ छोटी से होती है तो उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो SHO को जो है वो हटाया जाता है, लेकिन इसके पीछे तमाम तर वो अफसरान जिनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इसको खुदकुशी की तरफ लेके जाया जा रहा था और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये मामला जो है देख लीजिएगा खुदकुशी की तरफ जाएगा, उनके खिलाफ भी यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई क्राइम सीन होता है तो उसको जो है वो कॉर्डन किया जाता है, उसे महफूज कर लिया जाता है, वो नहीं किया गया। मैं मुसलसल 7 रोज तक वहां जाता रहा इब्तिदाई तौर पर और 7 रोज तक वो कॉर्डन नहीं किया गया था। जब दूसरी पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद जो है वो वहाँ बाकायदा तौर पर उस स्पॉट को कॉर्डन किया गया है और वहां से अब किसी भी शख्स को इजाजत नहीं है कि वहां जाया जा सके। चूंकि इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वहां से मजीद शवाहिद मिलने थे, लेकिन पुलिस की जानिब से पहले ही कह दिया गया था कि ये तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। फिर प्रॉब्लम ये आती है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि पुलिस को और मेडिकल लीगल टीम जो है जो जिसने भी ये मेडिकल बनाना था, इन दोनों का एक पेज पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों एक पेज पर नहीं थे जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आई। अब देखें, पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट आनी थी हमने उसी पर जो है वो अमल दरामद करना था, लेकिन चूंकि रिपोर्ट सही नहीं आई इसलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई तो क्या सिर्फ उस रिपोर्ट के लिए बाद ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें मेडिकल करवाया अच्छा काशिफ, 2-3 और चीजें आपकी बातों से ही हमें जरा 1-2 और सवाल आ रहे हैं। नंबर 1, डॉक्टर उसामा का जो हम जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने पहला पोस्टमार्टम किया था, वो भी तो डॉक्टर सुमैया के अंडर ही आते हैं, तो लिहाजा उसकी फाइनल रिपोर्ट तो डॉक्टर सुमैया के ही परहैप्स हाथों से या सिग्नेचर के बाद निकली होगी। वो हमें एक्सप्लेन कर दें कि हाउ डिड दैट हैपन कि उसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम हुआ, मतलब पहला भी तो उसी टीम ने ओके करके आगे किया था, नंबर 1। नंबर 2, हाउ डज इट वर्क? या DNA रिपोर्ट आ गई है कि नहीं आ गई? बिकॉज जिन्होंने जो कातलों ने इतनी कोशिश करके उनके हर हाथ के प्रिंट्स मिटाए, मतलब हर चीज़ शनाख्त जो है उनकी ख़त्म करने की कोशिश की, वैसे वो भी थोड़े से कोरे ही होंगे, उनको नहीं पता था कि DNA भी होता है, तो DNA से तो पता चल ही जाना चाहिए था, या फिर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आई मीन वी आर जस्ट थिंकिंग कि इतनी लंबी प्लानिंग थी कि वो भी उनको भी पता था कि DNA नहीं होने वाला, विच इज स्ट्रेंज। बिल्कुल, देखिए ऐसे ही है। जब पहले मैं आपको सबसे पहले दूसरी मेडिकल रिपोर्ट के वाले से थोड़ा सा लिंक दूं कि बाकायदा तौर पर तेजाब जो है वो पिलाया गया, फेफड़े जो हैं वो बिल्कुल ज़ाया हो चुके थे, जिस्म के बहुत सारे हिस्सों पर तेजाब के निशानात हैं, तो ये चीज़ देखने में ही लगती थी, जो कि फादर की जानिब से भी पहले दिन ही कहा गया था कि पूरी बॉडी जली हुई थी। नंबर 2 के जो पहली मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें आपने कहा डॉक्टर सुमैया के साइन थे, उन्हीं की अथॉरिटी थी, तो हमने ये चीज़ देखी कि उस पर डॉक्टर सुमैया के साइन नहीं थे और उनकी जानिब से पहले ही डॉक्टर उसामा को जो उनके मातहत हैं उनको कहा गया था कि इस रिपोर्ट को मैं नहीं मानती। फिर उसके बाद तफसीली बात हमसे भी हुई, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने, उन्होंने 14 ऐसे पॉइंट उठा दिए कि जिसपे जो है वो बहुत सारे खदशात पैदा हो गए। उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है डॉक्टर उसामा के खिलाफ कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। एक रिपोर्ट जो 6 दिन पहले जारी की जाती है उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं, फिर जब दूसरी रिपोर्ट जारी की जाती है कोई एक चीज़ इसमें नेग्लिजेंसी नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और वो सवालात डॉक्टर सुमैया ने उठाए और वो सवालात कम्युनिकेट भी किए उन्होंने 3 अगस्त को, और ना सिर्फ कम्युनिकेट किए लिख कर बल्कि व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए।
सो यस वो ये नुक्ते उठा रही थी बार बार कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। नहीं तो फिर वो उस डॉक्टर उसामा के अगेंस्ट इंक्वायरी अभी तक क्यों नहीं हुई? सॉरी काशिफ, ये बहुत है, बड़ा ये सवाल है कि सवाल क्योंकि या तो वो बहुत ही कोई इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर है या फिर देन ही वाज अदरवाइज ही वाज इंस्ट्रक्टेड टू डू व्हाट ही वाज आस्क्ड टू डू। तो ये चीजें या फिर ये रूटीन में ऐसे ही चलो कोई भी लाश आ जाए ऐसे ही पोस्टमार्टम होता है। शायद नहीं पता होगा कि इतनी बड़ी ये इतना बड़ा केस बन जाएगा। तो मतलब which identifies the flaws in the system। आप ये बताइएगा कि वो जो गोली मिली थी वो क्या था, मतलब वो कैसे मिल गई थी? उस वक्त भी सवाल उठा था वो जो गोली का खौल था वो इस केस से रिलेटेड है, वो इस केस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 7 दिन बाद अगर गोली वहां से मिली थी तो वो तो किसी की हवाई फायरिंग का खौल भी हो सकता है जो वहां पे आके गिर गया हो। कह रहे हैं 7 दिन तक तो वो क्राइम सीन जो था वो ओपन पड़ा हुआ था, वो कोई छोड़ के भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है उधर जाके, क्योंकि इस किस्म की जब हरकतें हो रही थी ना, शक तो वहीं से पैदा हुआ था। बिल्कुल अब्दुल्ला, ऐसा ही है कि हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में कमजोरियां नजर आई बल्कि चीजों को छुपाने के लिए भी जो है वो कोशिशें की गई। जब ये फैसला कर लिया गया कि दूसरा पोस्टमार्टम होगा तो अचानक से 8 रोज बाद वहां से खोल मिल जाता है। इस पे पहले भी मुतादिद बार मैं कह चुका कि वो जो क्राइम सीन का जो स्पॉट है उसे बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था और ये मुमकिन नहीं था कि दोबारा से वहां से खोल मिल सकता 8 रोज बाद। फिर ये हुआ कि जब मेडिकल बोर्ड में बहुत सारी चीजें सामने आई कि अब ये मेडिकल बोर्ड होगा तो अब दूसरा मेडिकल बोर्ड होगा, तो नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो गए। उस दौरान फिर मुख्तलिफ ऑडियो सामने आने लग गई जिसमें मीर रजा की ऑडियो थी, फिर उसके वालिद की ऑडियो थी। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे इन तमाम तर चीजों को रोकने की कोशिश की जा रही है। फैमिली की जानिब से एक दिन मेडिकल को डिले भी करवाया गया। यही वजह थी कि उन्हें भी ये लगता था कि जिस मेडिकल बोर्ड को उनके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है वो इसके अहल नहीं है। तमाम ये चीजें बहुत ज्यादा सामने आई, फिर इंपॉर्टेंस हुई और इस तमाम तर दौरानिए के अंदर फिर भी पुलिस जो है वो खामोश थी। अगर पुलिस ने बहुत ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी तो उसमें से कोई चीजें सामने लाती, ना कि सिर्फ एक खोल जो है वो दिखा दिया गया 8 दिन बाद और उसके बाद ये कहा गया कि हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें, अगर वो चीजें अब भी हैं, अब नई इन्वेस्टिगेशन टीम को ये चीजें मिल चुकी हैं, फैमिली ने एतमाद कर लिया है और अगर ये तमाम तर चीजें हैं तो उसको साबित भी फिर पुलिस करेगी और फिर उसके शवाहिद भी मिलेंगे। अच्छा काशिफ, ये भी फाइनली बता दें काशिफ, सॉरी एक और चीज, ये जो हमें ऐसा ही बताया जा रहा है और आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि बिल्कुल आखिर में मीर रजा ने बिफोर ही वेंट आउट और फिर ये सब कुछ हुआ, उन्होंने काफ़ी पैसे जो थे अकाउंट्स में अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र भी इधर उधर किए थे। मतलब दैट इज़ ऑल्सो वेरी टेलिंग कि वो उस वक्त अपने लास्ट कुछ घंटों में ऑब्वियसली ही वॉज ट्रबल्ड, ये तो हमें पता ही है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी चल ही रहे थे और इसी की वजह से फिर आगे क्या हुआ। लेकिन वो जो ट्रांसफ़र किए गए वो किधर किए गए, मतलब उसको भी फॉलो अप किया है इस केस में? देखें बिल्कुल उसमें ये भी बताया गया कि इनके पास कैश अमाउंट 40,000 थी जिसमें 39,000 वो जो है वो अपने घर पर अपने फादर को और मदर को दिए। फिर उन्होंने फादर और मदर को कुछ पैसे ट्रांसफर भी किए और अपने पास 1,000 रुपये लिए और लेने के बाद एक ऑनलाइन टैक्सी करवाई और वहाँ से रवाना हुए। फिर जो उन्होंने गन उठाई थी वो गन जिस अंदाज से जहाँ से उठाई वो एक मशकूक तरीका था कि गन साथ लेके जा रहे हैं, चीज़ें इस तरफ जा रही थी कि ये तमाम तर चीज़ें प्लान तरीके से हो रही हैं। फिर उसके बाद अचानक से जब जो शवाहिद मिलने शुरू हुए वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे थे। मामला खुदकुशी की तरफ जो सीसीटीवी आना शुरू हुई, जो दिखाया जा रहा था उससे ये लगता था कि ये खुदकुशी की तरफ जा रहा है मामला। लेकिन फिर अचानक से मामला टर्न होता है। मीर रजा ने लोगों के इस तरह के भी शवाहिद मिले हैं कि लोगों के पैसे देने थे और ये भी शवाहिद मिले हैं कि उसने मुख्तलिफ लोगों से पैसे मांगना शुरू भी कर दिए थे और उसके मैसेजेस भी सामने आए हैं। लेकिन वालिदैन की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि जो मैसेजेस इस तरह के आए हैं क्या उनको फॉरेंसिक करवाया, जो स्क्रीनशॉट पुलिस के पास है क्या उनकी फॉरेंसिक हो गई या फिर जो ऑडियो लीक्स हुई हैं तो ताहम ऑडियो के हवाले से कोई फॉरेंसिक करवाया गया या ऐसी ये ऑडियो आधी अधूरी ऑडियो जो है वो जारी की जा रही है और ये किसकी जानिब से अचानक से केस को खराब करने के लिए जारी कर दी गई है। ताहम वो जो ऑडियो थी या जो फिर मैसेजेस थे उनमें कहीं भी ये साबित नहीं हो रहा था कि ये खुदकुशी है या फिर किसने मारा या फिर ये क्या मामला है। You know, Kashif, once again the point is proven कि अगर हमारे शहर में जगह जगह सीसीटीवी, और ये मेन शाहराहों से ही गुजर रहे हैं ना, जगह जगह हमारे पास सीसीटीवी कैमरे होते, सेफ सिटी के एक्चुअल कैमरे होते जिनकी फुटेज भी ठीक होती और वो तमाम एरिया कवर कर रहे होते, तो इनकी ये जो ऑनलाइन टैक्सी की पूरी ट्रैकिंग है मिल सकती थी। ये कहाँ कैसे जाते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ जाकर उतरते हैं, कहाँ से चलते हैं। This could have been so much easier अगर हमारे पास ये मवाद होता।
थैंक यू काशिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन Thank you, दैट वाज बहुत ही वैसे मतलब एवरी टाइम वी हेयर इट, और आप लोग भी सुनते होंगे, इट इज़ सो सैड। जहाँ वो लड़का रात के 3 बजे या 2 बजे व्हेनेवर 1000 रुपया लेके निकला, ही न्यू ये सुसाइड वाली बात तो वहाँ जा रही थी, दैट्स अनदर स्टोरी, वो ख़त्म हो गई है बात, बट ही न्यू दैट हिज परहैप्स इट्स नॉट गोना एंड वेल। तो इतनी सी चीज लेके लेके आप वो गन लेके निकले, जा रहा है, उसको पता है कि कोई टेंशन ना है कोई तो पता ही तनाज़ा नहीं ना है कि क्या हो रहा है, he owes फाइनेंशियल money. इश्यूज गोइंग ऑन। खैर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं कि इस केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। आज आपकी मुलाकात एक बड़े स्पेशल गेस्ट से हमने करानी है। आपको बताएं कि मराकश एक तारीखी ज़बरदस्त सियाहती मकामात वाला मुल्क है और हम इसे ऐसे ही जानते थे, लेकिन हालिया दिनों में हमारा इंटरेस्ट जो है ना ज़्यादा डेवलप हुआ है। बहुत से इश्यूज़ की वजह से मराकश का नाम जो है वो बार बार सुना भी जाता है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस पिछली दफ़ा दिखाकर भी और इस दफ़ा भी यस बड़ी बड़ी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजाने की बात हो या फिर हज़ारों तारिकीन वतन का स्पेन के शहर तक पहुंच जाना, आपको पता है ना रिसेंटली वो भी ये भी बहुत हुआ था, खबरों तो बहुत सी में बातें ऐसी रहा। हुई हैं जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं और हम करेंगे अभी बात। And we are honoured to have Your Excellency, the Ambassador of Morocco to Pakistan, Mohammed Karmoune. Thank you, Your Excellency, for Good taking morning, out time how are for us. you? Good morning. Your Excellency, Morocco and Pakistan have been two brotherly countries, and you know we have long-standing relations. We talk about tourism, we talk about sports, but where do you still think is potential which is yet to be tapped? Where do you think is the untapped potential that Common factors between the two countries. Common factors and then untapped potential as well. Say that we are brotherly countries. We've been. It's like 72 years that we have these bilateral That's right. relations, and I can. What touched Moroccans first is what Pakistan did in 1952 when they delivered the diplomatic passport to one of our Right. leaders to claim the independence of the Kingdom of Morocco. We have similarities when it comes to our two brotherly countries. We are Muslim countries, but there is a lot of things to be done, particularly in terms of trade and the economic sector, and also the exchange of experiences between the Kingdom of Morocco and the brotherly Islamic Republic of Pakistan. We have the tourism sector is flourishing in Morocco. Yes, you have successfully converted, you know, art, history, culture into great. Last year tourism sector. by the end of 2025, we reached already 20 million tourists. A year. Wow. Yeah, last year. Yeah. Oh, So, Your Excellency, that is a sector that we are particularly interested in, because we talk about, you know, Pakistan being beautiful and then the world comes and sees, but our tourism industry is not as developed as we would like it to be, and that is one avenue. that we can learn from Pakistan. Morocco. Yeah, that's why I always what I'm always saying when I meet any official, why not investing in this sector? Agreed. If you invest in the infrastructure and hospitality business in Pakistan, it could be one of the most amazing destinations around the You world. have We been agree here for with many you. years, and Yes, you must have yeah. visited places yes, as well. Yes, yeah. So, what one place would you recommend to everybody? You know, to your family and friends back home, that they must come and see that in Pakistan. Yeah, you have many places because you have an amazing landscape. You have, in a way, the historical places and the historical sites. They are amazing, and whoever visits Pakistan should go there. You have Skardu, you have the northern part of Pakistan, you have Hunza, Yes. you have Gilgit Gilgit as well, that's right. You have many places. And these are the to main visit. ones, but then there are, you know, little Yeah, towns and there are the small Heidi ones. That's true. Yeah, That's true. that's- The non-touristy kind Yes, that are yeah, really yeah. worth seeing as well. Let's talk about football because you know in this FIFA World Cup we saw a lot of new players as well. One that really came to mind and made a place in Pakistani hearts was Ashraf Hakimi. So that is one name, and of course the entire team as well. They really gave the rest of the countries a run for their money. How do Moroccans feel about football? Is it similar to how we feel about cricket? And Huma, do you know that Your Excellency also and- traveled with the football And team during the World I Cup? think I think more because you More? know, yeah, because
I've seen people playing cricket in the street. That's the same thing we are doing in Morocco with football. Right, right. Yeah. So it's Like you are in a small place between neighbors, and anyway, friends, and they play like 2-3-3. So we are passionate about cricket, you're passionate about football. Yeah. Could the sports be a bigger bridge between the two countries? Why not? It must. Yes, it must. Especially, I was asked yesterday, without giving the name, I was asked yesterday from an official to bring someone like Hakimi, to bring him to Pakistan. And we would to love have that. A team to play, yeah, anyway, And he has to a huge promote. fan base over here as well. Yeah. People would like to meet him, see him, get Yeah. pictures with him. Yeah. So how interview are you him. feeling about, I mean, in case that is the level of craze for football there is in Morocco, for Morocco to be a part of the, co-hosting countries next for football. 2030 FIFA. 2030 So we are- what's the will be- preparation like? Yeah, we are a lot. We are hosting. We'll be hosting. We are three. We are Spain, Portugal, and Morocco. That's right. Yeah, jointly we are hosting the World Cup 2030, and we have a stadium, the new stadium that is about to be achieved in Ben Slimane next to Casablanca. Okay. So the normal size of the stadiums is 80,000. All right. This one, it could be more than 100,000. Wow. In So Ben- you are in expecting Ben So like obviously- every country prepares, you're Yeah. also preparing. Yeah. Your Excellency, I would like to certainly ask you, the recent mass attempts by Moroccan immigrants to get into Spain has raised a lot of questions about unemployment and other issues. What do you think is driving so many young Moroccans to take such enormous risks? This is something, anyway, this is something that is under review still until now, because we don't know who is behind this. Yeah, this, right, This right. mass anyway, Immigration attempts. Immigration attempt. And anyway, Morocco is doing whatever it can to stop the illegal immigration from this, going to Europe, particularly to Spain, through in the Ceuta and Melilla and other places. But there are some hidden groups that they are trying to do whatever they Right. yeah, they are trying to Well, do glad to whatever know they that can. you are after them to But find out. Morocco is behind this, is on the top of it, and in cooperation with the government of Spain to try to do whatever it can to stop this kind of movement. As it should be. Finally, Mr. Kamone, because there is so much interest in Pakistanis now, it has developed for Morocco and everybody is very curious. Could you name like a couple of, let's say, 3 cities or places one must in Morocco where when Pakistanis go, they have to go there? And also, if you can briefly explain about the visa process. Without no question, you have Karachi, you have Lahore, and you have Islamabad. Yeah, these are the main. But there are some other places that you can visit. As I said, the hidden. Exactly. So we want to know the hidden ones from you. Hidden places. I've been to Kuwait. I've been to. All right, sir. Yeah. You showed you've shared the cities that one must be visiting when somebody from Morocco comes to Pakistan. If somebody from Pakistan goes to Morocco, Yeah, if somebody goes to Morocco, what should a Pakistani tourist see? We have 4 imperial cities in Morocco, because Okay. you know that the first dynasty that started in Morocco is in the city of Fez Fez. in 689. Heard great things about Yes, And we've in heard. 689, that's what's amazing about this city, is it holds the first ever university in the world. In the world? Al-Qarawiyyin, Wow. yes. And and it was that was in Al-Qarawiyyin 859, and it was founded by a lady. By a lady? Fatima Al-Firiya, the first ever, and it is still active until now. Oh, Wow, So the you things have that you this it- find out. we have to go to Fez. Fez, go to Marrakesh, Okay, of Marrakesh. course. go to Meknes,
Meknes? And between Meknes and Fez, it's only 60 kilometers. And from Meknes to Rabat, which is one of our imperial cities, it's 145 kilometers. And you have Marrakesh. These are the 4 imperial cities. And on the top of this, you have the city of Tangier. Oh, lovely. It's on the north. So we would require You've really more than got a this whole route, a map of what we can do when we get And there. what's amazing about the city of It would at least Tangier, be a 1-week trip then. I could say 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks, why not? And a lot of food as well over there. Thank you, Your We are not Excellency. getting into the detail of it. Hopefully, visas for Pakistanis are still easier to get. More than okay. Oh, Lovely. Thank you, Your Perfect. Excellency, Ambassador of Morocco. Thank you so much for your time. And thank you so much, sir. My pleasure. you know, इनकी बात करने से हम बहुत ज़्यादा इंट्रीग हो गए हैं मोरक्को जाने के, बिकॉज हम We सुन have तो to go बड़ा and see अच्छा रहे थे, fairs. लेकिन अब जाना पड़ेगा. बाकी पाकिस्तान भर में आज अक़लियतों को कौमी दिन मनाया जा रहा है. कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियती बिरादरी हमेशा से पेश रही है. इस दिन को मनाने का मकसद मुल्क की तरक्की में अक़लियतों की खिदमात का एतराफ़ और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है. 11 अगस्त 1947 को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली कानून साज असम्बली से तारीखी खिताब किया था, जिसमें अक़लियतों के मुकम्मल हकूक़ और आज़ादी की ज़मानत दी गई थी. और आज बिल्कुल उनके दिन की पाकिस्तान के लिए खिदमात से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और तकरीबात भी होंगी. और पाकिस्तान ने अपने आइन में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ भी दिए हैं. और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज में भी अक़लियती बरादरी की बड़ी तादाद जो है वो वतन अज़ीज़ के दिफा का फरीज़ा सर अंजाम दे रही है. इट हैड टू बी मेंशन बिकॉज लोग ज़रा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कभी कभार. आज हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी ये दिन जो है मनाएंगे. हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल कोशा है, सरगर्म है भी. नो देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एज़ वेल, लेकिन सर्टनली हर जगह होती है. लेकिन हमारे यहाँ हमारे अक़लियती बहन भाई हमारे सर का ताज है जिसे कहते हैं ना. फ्रेडरिक जॉन, बिशप ऑफ कराची एंड बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं. सर, थैंक यू. गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया है. आज अक़लियतों के आलमी दिन पर हम बात ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब मज़ाहिब के मानने वालों का साथ साथ चलना, बाहमी एहतराम रहना कितना ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस अगर उस पर आप रोशनी डाल सकें. हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें मज़ाहब का एक दूसरे के साथ मिलकर रहना क्यों ज़रूरी है और पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है, ये बहुत अहम सवाल है. और मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए तो हमें माइनॉरिटीज़ को कोई दिक्कत नहीं है. उसकी दिक्कत ना होने की वजह यह है कि हम अपनी मजहबी रसूमात को बड़ी आज़ादी से अपने अपने गिरजाघरों में करते हैं. और जो भी हमारी कलीसियाई एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कभी कोई सच एस रुकावट नहीं बनी. तो इस तरह से जब हम सारी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं तो यकीनन उसमें यगानगत और इत्तेहाद और अमन और सलामती को फ़रोग़ मिलता है. तो ये एक बड़ी मोटिवेशन है, एक एनकरेजमेंट है कि जब कम्युनिटीज़ मिलकर एक दूसरे की फ़ेथ को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे फ़ेथ को एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे मसनूई नहीं बल्कि हकीकी तौर पर अमन और सलामती और हार्मनी जन्म लेती है. That's right. सर, हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक में देखें तो नज़र आता है कि अक़लियतों के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान में बेहतरी आई है, गुंजाइश मौजूद है. ज़ाहिर है मज़ीद क्या आप समझते हैं कोशिश होनी चाहिए कि अवाम में अक़लियतों के हकूक़ से मुताल्लिक़ और आगाही हो? इस सिलसिले में हुकूमत और अवाम दोनों क्या कर सकते हैं? जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो ऑलरेडी इंटरफेथ हार्मनी के प्रोग्रामों को बड़ा एक्टिवली कर रही है, क्योंकि हमने एक बाकायदा मिनिस्ट्री सेट कर दिया माइनॉरिटीज़ की. और उसमें माइनॉरिटी नुमाइंदे जो हैं, मिनिस्टर जो हैं, वो इस पर एक्टिवली काम करते हैं. मुझे याद पड़ता है 2 साल पहले 3 साल पहले जब अनीक अहमद साहब थे मिनिस्टर, तो उन्होंने कराची में हर यूनिवर्सिटी में इंटरफेथ के प्रोग्राम किए जिसमें यंग जनरेशन को एक अवेयरनेस दी गई. और उसमें मैं बहुत प्रोग्रामों में उनके साथ ही था. एक प्रोग्राम हमने इस चर्च प्रेमिसेस पर भी किया था, ओली-20 कैथीड्रल प्रेमिसेस पर भी, जो कि बहुत फ्रूटफुल हुआ था. बहुत सारे आलमोस्ट तमाम कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर मौजूद थे. और मैं सोचता हूँ कि जिस सरगर्मी के साथ हुकूमत पाकिस्तान इसमें एंगेज है, उसको और ज़्यादा सरगर्मी के साथ करने के लिए हमें मे बी के मंथली बेस पर कोई प्रोग्राम तरतीब देने चाहिए, ना कि 6 मंथली या क्वार्टरली. इसको हमें रेगुलरली करने की ज़रूरत है. हम सब पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हो, माइनॉरिटीज़ सब के सब इस बात के लिए बहुत
दिल से महसूस करते हैं। और माजी में हमने अपने पाक अफवाज के साथ और तमाम डिपार्टमेंट्स में जिस तरह से जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ को जगह मिली है खिदमत करने की मुल्क पाकिस्तान की, उन्होंने सरगर्मी के साथ पूरी एक्टिवली उसको निभाया है। सिसर चौधरी का नाम बहुत नुमाया है तारीख़ में, जिन्होंने पाकिस्तान की आर्म्स में रहते हुए, एयरफोर्स में रहते हुए एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। और इसी तरह से 20 मिसालें हैं। हाल ही में हमारे बहुत सारे ब्रिगेडियर्स हैं जो पाक फोर्सेस में काम कर रहे हैं, हुकूमती अदारों में हमारे लोग बैठे हुए हैं और बहुत ऑनेस्टली खुदा के फजल से वो काम कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए हर वक्त सरगर्म हैं और उसकी कोशिश में है कि हम मुल्क पाकिस्तान एक सलामती का गहवारा बने और मुल्क पाकिस्तान में रहने वाला हर फ़र्द जो है वो इस मुल्क में सलामती को, अमन को पर्सनली और प्रैक्टिकली महसूस करे। यहाँ पर मैं जो बात एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, हम यहाँ पर तो अमन सलामती की बात करते हैं, लेकिन जो कोशिशें हमारी फ़लस्तीन के लिए हैं और कश्मीर के लिए हैं, हमें जो हम कर रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छा है। वहाँ पर भी हमारी तरह के इंसान लोग बसते हैं, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी हैं, वो इंतहाई डिस्टर्ब हैं। फ़लस्तीन में हमारे चर्चेस अटैक हुए, हमारे हॉस्पिटल्स अटैक हुए, हमारी डिस्पेंसरीज अटैक हुई। तो मैं सिर्फ अपनी माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं तो इसके जनरल कम्युनिटी की भी बात कर रहा हूँ कि ये ह्यूमैनिटी का जो कत्ल है ये कब रुकेगा। हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम अमन के और सलामती के दौर में रहते हैं, लेकिन इन मुल्कों और इन जगहों की जो लोग वहाँ रहते हैं उनका ह्यूमन राइट, जो रहने सहने का उनका राइट है, वो कहाँ है। तो इसलिए मैं अपनी हुकूमत से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और बैनुल-अक़वामी अदारों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन दोनों मसलों को, जो कि बहुत देरीना मसले हैं दुनिया में और इन्हीं की वजह से बहुत सारे खित्तों में बेचैनी भी रहती है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें इन मसलों को हल करना चाहिए और अच्छे बुनियादी और प्रैक्टिकल बुनियादों पर उसको करना चाहिए, ताकि जो वहाँ लोग रहते हैं, जिस अमन सलामती की हम यहाँ बात करते हैं, वो वहाँ पर भी उसको महसूस करें, ताकि पूरी दुनिया जो है जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, वो अमन और सलामती के साथ रहते हुए अपने अपने किताब के मुताबिक, अपने अपने ईमान के मुताबिक अपने अपने खुदा की इबादत करें और मुल्क को सलामती के लिए तरक्की के लिए करें। इंशाअल्लाह ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया फ्रेडरिक जॉन साहब, बिशप ऑफ कराची एंड बलूचिस्तान हमारे साथ थे। अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले आप जल्दी से कहते जाएं कि आपने विजुअल्स देखे जो कोलंबिया में अर्थक्वेक आया है कल। मतलब इतने कोई ख़तरनाक किस्म के ज़लज़ले दुनिया में आ रहे हैं, हर चीज़ जो है वो 7 से ऊपर ही है, मतलब उसकी अगर इंटेंसिटी आप देखें। बहुत से दुआएं नेक तमन्नाएं तमाम मुतासिरीन के लिए। लेट अस अपडेट यू ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द US ईरान फ्रंट। अब उसको हम वॉर नहीं कह रहे बिकॉज हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात ना सही, लेकिन ईरान ने भी तस्दीक की है कि बिलवास्ता बातचीत जो है ना वो डेफिनेटली जारी है, यानी कुछ ना कुछ तो बिहाइंड क्लोज डोर चल रहा है। और इन हालात में अगर दोनों इतराफ से हमले नहीं होते तो अमन की उम्मीद की जा सकती है और ख़ास तौर पर ओमान और ईरान के दरमियान अपना हुर्मुज़ खोलने का फ्रेमवर्क जो है वो बन जाता है तो हालात और जल्द नॉर्मल हो सकते हैं। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट वी आर होपिंग फॉर। लेकिन सदर ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहे अमल के बारे में कुछ बताने से गुरेज कर रहे हैं। ऑल्दो वो काफ़ी फ्लैम्बॉयंटली बहुत सी चीज़ें कह जाते हैं, कभी सही होती हैं, सच होती हैं, कभी बिल्कुल फार फ्रॉम द ट्रूथ होती हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर सकता है और ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये दावा भी किया कि अमेरिकी बहरिया ने पूरी आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ़ कर दिया है। आपने हुर्मुज़ पर 100% अमेरिका का कंट्रोल है, बार बार ये वो बात कहते हैं और ईरान यही कहता है कि आपने हुर्मुज़ तभी खुलेगी जब अमेरिका का कंट्रोल या अमेरिका की ब्लॉकेड यहाँ से ख़त्म होगी। सो उनकी इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद आपने हुर्मुज़ तो नहीं खुल रही है, ना खुलेगी ऐसे। अब सवाल ये है कि क्या वो कोई मसला खड़ा कर सकते हैं? जी हाँ, वो मसला खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो दिवालिया हो चुके हैं। ये सदर ट्रंप ने ईरानियों के बारे में कहा। उनके पास पैसा नहीं है, ईरान मुकम्मल तौर पर कंगाल हो चुका है। अमेरिका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का इजाला भी चाह रहा है, हर्जाना तलब कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस ब्रीफिंग में तस्लीम किया कि अमेरिका से बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही है, मगर सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। तर्जुमान ने कल इस बात की भी तस्दीक की है कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और स्पीकर कालिबाफ को पाकिस्तान के दौरे की दावत मिल चुकी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान बदस्तूर अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशें
जारी रखे हुए हैं। काफ़ी देर से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सऊदीया, ईरान और कुवैत के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन गुफ्तगू की और इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहदे की तफसीलात से आगाह भी किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मालूमात जो हैं वो फ़राहम करने पर इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कल वाज़े तौर पर कहा है कि मक्का मुआहदा तेहरान के लिए ख़तरा नहीं और ईरान के तीनों मुल्कों से गहरे ताल्लुकात हैं। बेसिकली सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान तीनों से अच्छे उनके ताल्लुकात हैं, तशवीश वाली कोई बात ही नहीं है। और ईरान के इस दो टोक मौक़िफ़ ने ऐसे तासुर को रद्द कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान मक्का मुआहदे से खुश नहीं। हाँ, अगर किसी को तकलीफ है तो वो कौन हो सकता है? इजराइल को है और भारत को भी, दोनों को। जिस दिन मुआहदा होता है ये दोनों वज़राए आज़म आपस में बात भी करते हैं, एक दूसरे को ऑनलाइन तसल्लियां भी देते हैं, तसल्लियां दे रहे होते हैं। और ये दो ही मुल्क हैं। तो इजरायली वज़ीर बराए अमूर तारिकीन वतन ने मक्का मुआहदे को बहुत ख़तरनाक और परेशान कुन पेशरफ्त करार दिया है। और कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को मक्का मुआहदे पर ब्रीफिंग देते हुए भी साफ कहा है कि मक्का मुआहदा का मकसद जो है वो कतई जारियत नहीं है, बेसिकली ऑफेंस नहीं है, इट्स डिफेंसिव। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की के दरमियान ये मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए हमारे लिए बड़ा अहम है। ये दिस कॉज इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एज़ वेल। डॉक्टर मलिहा लोधी सीनियर सफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं। तज्ज़िया बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, एक तल्ख़ से दौर में भी ईरान और अमरीका ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि बिलवास्ता तौर पर ही सही, मुफ़ाहमतकारों के ज़रिए ही सही, पैगामात का तबादला जारी है। तो एक तरह से देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत तो हो रही है। हाँ, क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ नतीजा सामने आएगा, जल्द सामने आ सकता है, या आपको लगता है अभी वक्त लगेगा? फिलहाल तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाव है वो तो शिद्दत इख्तियार कर गया है। एक तरफ से ईरान ने कहा है कि कुछ उनकी कंडीशंस हैं और जब तक अमेरिका वो नहीं मानेगा तब तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो बंद रहेगा। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जो ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का वो बरकरार रखेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने यानी कि अमेरिकन बहरी फ़ौजों ने बहुत सारे जो शिप्स और वेसल्स हैं उनको रोक के रखा हुआ है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है उस पर आप कह सकते हैं कि जो बैटल है उस पर वो तो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, उसमें कोई कमी नहीं आई, कोई फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन साथ साथ सदर ट्रंप का ये कहना कि वो किसी किस्म के पार्शल नेगोशिएशंस में है ईरान के साथ, जो ईरान ने डिनाई किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, वो तो हमेशा होते हैं, चाहे जंग उरूज पे हो या ना हो, मैसेजेस तो चलते रहते हैं। इस किस्म की बैकडोर डिप्लोमेसी तो होती रहती है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का भी इसमें रोल है, पैगाम आगे पीछे दोनों के दरमियान एक्सचेंज करना। लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि अनकरीब कोई ऐसी सूरत निकलेगी जिससे कि दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त फेस टू फेस नेगोशिएशंस फिर से रिज्यूम हो सकते हैं। अभी तक तो आप कह लीजिए कि एक स्टेलमेट की तरह का एक माहौल है और एक सिचुएशन है जिसमें कि एक डेडलॉक है। दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस पे कायम हैं और किसी साइड ने फ़िलहाल कोई लचक नहीं दिखाई। ईरान का तो यही कहना है कि अमेरिका ने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी उसकी खिलाफ वर्जी की है बार बार, और इसीलिए वो फ़िलहाल तैयार नहीं है किसी किस्म की मुज़ाकरात में दाखिल होने के लिए। चलिए, ये तो आपने डॉक्टर साहबा बता दिया। अब इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि ट्रंप ड्यूरिंग दिस एंटायर वॉर सिचुएशन सदर ट्रंप की अपनी जो पॉपुलैरिटी है विद इन अमेरिका उसको बड़ी ठेस पहुंची है, लेकिन उनकी बातों से और उनके स्टेटमेंट से ऐसा लग नहीं रहा कि वो इसका कोई ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। किस बात का एतमाद है उन्हें, क्या सोच है उनकी, और क्या ये चीज़ें एक स्टेट्समैन को, मतलब वो प्रेसिडेंट है अमेरिका की, उनको मैटर करनी नहीं चाहिए? मैं समझती हूँ कि प्रेशर तो है सदर ट्रंप पे,
मुआशी प्रेशर जो है वो अपनी जगह पे है। तेल की कीमत फिर से ऊपर चढ़ रही है, जाहिर है ये तो सदर ट्रंप के इंटरेस्ट या मफाद में नहीं है। वो तो थ्रू आउट यही चाहते रहे कि तेल की कीमत को कंट्रोल किया जाए और वो ज़्यादा ऊपर ना जाए। और मैं समझती हूँ कि जो मिड टर्म कांग्रेशनल इलेक्शंस भी अब जो करीब आना शुरू हो गए हैं, उससे भी एक दबाव तो है, इसलिए कि अगर सदर ट्रंप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को लूज कर जाते हैं, हार जाते हैं, तो जाहिर है उनकी पोजीशन पहले से काफ़ी कमज़ोर होगी। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो सेनेट है, जो कि अब तक ये था कि सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो उसको रिटेन करेगी, अब तो उस पर भी एक सवालिया निशान है कि आया उसको रिटेन कर सकती है नहीं। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी दरारें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये इतनी तवील जंग से अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर उसके बरक्स सदर ट्रंप का जो बेस है, सियासी बेस, उसमें अभी भी वो मकबूल है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमेरिका में मेरा ख्याल है जितनी मुखालफत है इस वक्त इस जंग की, वो तो सबके सामने है। हर ओपिनियन पोल में यही हमने देखा है, जो मेजॉरिटी है अमेरिकनों की वो इस जंग के ख़िलाफ़ हैं और वो शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं सदर ट्रंप को, कि सदर ट्रंप की स्ट्रेटजी भी सारा वक्त शिफ्ट करती रहती है, उनके गोल्स भी हमेशा शिफ्ट करते रहते हैं। सो मैं समझती हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स हैं वो तो फिर जाहिर है एक तरह से आप कह सकते हैं वो जस्टिफाइड है कि वो ये सवाल पूछते हैं सदर ट्रंप से कि आया आपको मिला क्या इस जंग से, बल्कि सवाए एम्बैरसमेंट के और ये कि ईरान का पल्ला भारी रहा है जंग में भी और मुज़ाकरात में, तो सदर ट्रंप तो बहुत सारे अमेरिकनों की नज़र में कमज़ोर नज़र आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस जंग के दौरान ही खित्ते में एक बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया मुआहदे की सूरत में, मक्का पैक्ट के सूरत में सामने आई है। ईरान अमेरिका वाला मामला किसी तरह निमट जाने के बाद क्या इस मुआहदे के नतीजे में खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर तब्दील होता देख रही हैं? मैं समझती हूँ कि ये जो मुआहदा है डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट का पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान, ये आप कह सकते हैं कि इसका एक तसलसल है, एक कंटिन्यूएशन है जो पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट हुआ था। और मैं समझती हूँ इस किस्म की जो एग्रीमेंट्स हैं वो इस बात की निशानदेही करती हैं कि फ़िलहाल इस जंग की वजह से जो रीजनल ऑर्डर है या रीजनल डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। मशरक़ वस्ता वो नहीं है जो कि इस जंग से पहले था, और इसी वजह से मुख्तलिफ ममालिक, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भी शामिल है, नई अरेंजमेंट्स, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की तरफ देख रहा है। उनका फोकस यही है कि और किस्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हों, इसलिए कि जो गल्फ़ के ममालिक हैं, ज़ाहिर है उनकी जो डिपेंडेंस रही है पता नहीं कितने डेकेड से अमेरिका पे, तो उन्होंने तो यही देखा कि जब एक बहरान आया तो अमेरिका ने तो कुछ भी नहीं किया उनको डिफेंड करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको याद होगा कि जब जंग में जब अमेरिका ने हमला करना शुरू किया तो फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर रिटेलिएटरी एक्शंस लिए अमेरिकन एसेट्स पे, अमेरिकन बेसिस में जो कि इन गल्फ मुल्कों में हैं। तो जब ये हुआ और अभी भी होता है, तो अमेरिका ने किसी भी गल्फ मुल्क को उस तरह से डिफेंड नहीं किया जिस तरह से उनकी तवक्को थी। तो इन एग्रीमेंट्स से फिर यही चीज़ सामने आती है कि अब अमेरिका के बगैर लगता है कि जो रीजनल मुल्क हैं वो खित्ते के जो अरेंजमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि खित्ते के मुल्क जो हैं वो डिटर्मिन करें, ना कि अमेरिका करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा।
अभी हम आगे बढ़ेंगे कि और कुछ भावताओं की बात होगी। सोने की कीमत पे एक बार फिर तेजी से पर लग गए हैं जी, पर लग गए हैं। सोने को पर लग, मैं तो कहती हूँ उड़ जाओ। 5 लाख की तरफ सफर जारी है। कुछ अर्से पहले सोने की कीमत में कमी का रुझान देखा जा रहा था, बड़े दिन तक ये जारी रहा। चंद दिनों से नीचे जाता हुआ सोना अब फिर ऊपर जा रहा है। 800 रुपए के इजाफे से 1 तोला सोना अब 4,60,000 के करीब, ये चंद हजार का इजाफा हुआ है। क्या हो रहा है? 4,60,000 रुपए तोला हो गया है। 4 लाख और 21, 22, 23, 32,000 रुपए सोना पिछले हफ्ते तो और सस्ता था ना? यही तो बता रहा हूँ, एक हफ्ते में 30-32,000 रुपए का इजाफा हुआ है। काश ले लेती हैं हम उस वक्त। इसी तरह 10 ग्राम सोने का भाव 685 रुपए इजाफे से, कितने ये कौन से ये कम इजाफा ज्यादा हुआ है। ये इजाफा हमने वैसे ले आपको लेना चाहिए था, since you are so much more interested in gold than I am. I'm not a gold kind of person. It is an investment tool for people. Yes. Absolutely, you're very right. आइए जी इस पे बात कर लेते हैं। और हमें ज्वाइन किया है किसने? रियाज एंडी ने, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है। रियाज, ये बताएं कि सोने की कीमतें में जो है गुज़िश्ता 6-7 महीने में ठीक ठाक उतार चढ़ाव जो है हो रहा है। इट कीप्स गोइंग अप एंड डाउन। आजकल ट्रेंड फिर ऊपर की तरफ ही जा रहा है, जिस तरह कि अभी हमने रिपोर्ट की है। क्या यही हो रहा है और क्या वजह नज़र आ रही है? व्हाट्स गोइंग ऑन? देखिए, इससे पहले भी हमने ये बात की है अब्दुल्ला हुमा के जो सोने का रेट है इंटरनेशनल, वो यूएस इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो उसे मूव करवा रहा है। डेफिनेटली जो मिडल ईस्ट की जंग है उसका एक इम्पैक्ट है डेफिनेटली, लेकिन जो बड़ा ड्राइवर है वो है अमेरिका का शरह सूद। उसके ऊपर ये बात हो रही थी पिछले 6-7 महीनों से कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, लेकिन ये कि जो जुलाई का नंबर आया है पिछली जुमे के रोज़, तो 23,000 जॉब अमेरिका के अंदर लॉस्ट हुए हैं जुलाई के अंदर। उसके बाद ये बातें अब शुरू हो गई है कि शायद सितंबर के अंदर भी इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाया जाए, बल्कि वो दिसंबर तक शायद अब उसकी ज़रूरत होगी। तो जहाँ इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने की ये ख़बर मार्केट में दोबारा आई है, तो हम देख रहे हैं कि सोने के अंदर दोबारा से एक ख़रीदारी का रुझान है, जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है। एंड ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे जैसे ये और अगर इस्टेब्लिश होता है कि इंटरेस्ट रेट को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो बहुत पॉसिबल है कि सोना जो है वो ऊपर की तरफ पंप करता रहे। तो इसका जो एक बराह रास्त लिंक है वो यूएस इंटरेस्ट रेट के साथ है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो उसे डिसाइड करती है। नाजरीन को समझाने के लिए अगर मैं ये भी उसमें शामिल कर दूं कि जो यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आपको जो पैसा है वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहा होता है, लेकिन जो सोना है वो बिल्कुल डेड स्टॉक है। जब आप उसे ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता, तो उसकी वजह से लोग फिर सोने से निकलकर डॉलर की तरफ जाते हैं, और ये रुझान हम देख रहे थे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा। जो खित्ते के हालात हैं और जो वजूहात आप बता रहे हैं अमेरिकन इंटरेस्ट रेट की, ये सब सामने रखें तो क्या मार्केट का अंदाज़ा यही है कि दोबारा फिर 5 लाख रुपए तोले तक जाएगा सोना? देखिए ओवरऑल दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो महंगाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में ले लें, पूरी दुनिया का ये हाल है। और अमेरिका में भी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात थी, उसकी मेनली रीज़न यही थी कि महंगाई को जो है कंट्रोल में करना था। उनकी एक सीलिंग है कि 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए महंगाई की शरह, वो से ऊपर थी। जापान का हाल ले लें और बाकी दुनिया में भी अगर आप देखते हैं तो महंगाई जो है वो स्पाइक कर रही है। उसकी एक वजह डेफिनेटली मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है उसमें तेल की कीमतें बढ़ने से भी है, लेकिन ओवरऑल महंगाई का एक ट्रेंड ऊपर ही है। और इस वक्त जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें थी यूएस के अंदर और उस पर सोने की कीमत नीचे आ रही थी, तो $4,000 के नीचे वो जब भी गया है इंटरनेशनल मार्केट में, $4,000 अनाउंस जब भी वो गया है, तो चाइना से जो है वो ख़रीदारी आई है चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसने उसे दोबारा ऊपर की तरफ पुश किया है। तो 4,000, 3,900 ये एक बहुत अच्छा बैरियर मिल गया है या सपोर्ट मिल गई है, जहाँ पर आके सोना रुकता है और वापस बाउंस करता है। इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मशरूत है कि आगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या बात होती है। 5 लाख जाएगा या नहीं, आई थिंक बहुत पॉसिबल है कि चला जाए, बिकॉज ये हम 2000 में थे 1-2 साल पहले। सीम्स लाइक इट कि सोना जो है वो अपनी दौड़ शुरू कर चुका है दोबारा ऊपर की तरफ।
थैंक यू रियाज। खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की क़यादत में काफ़िले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। PTI रहनुमा दावे कर रहे हैं कि इस बार लाखों अफराद दारुल-हुकूमत का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि हम ट्यूसडे को मुलाकात की कोशिश करेंगे, फिर जुमेरात को करेंगे, और अगर ना मुलाकात हो सकी तो हर चौक को डी चौक बना देंगे। तो क्या ये एक ही टाइम फ्रेम की बात हो रही है, या ये आज ट्यूसडे और फिर इस हफ्ते की जुमेरात की बात हो रही है, या सितंबर वाली जुमेरात और ट्यूसडे की बात हो रही है? वी शैल गेट दोज आंसर्स फ्रॉम आवर गेस्ट, लेकिन ज़मीनी हकाइक जो है ना वो बज़ाहिर ये बता रहे हैं कि देयर इज़ अ बिट ऑफ ए कन्फ्यूजन। तो हु बेटर देन शौकत यूसुफजई कि वो हमें बताएं कि एक्चुअली क्या होने वाला है। हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के बहुत शुक्रिया शौकत साहब। शौकत साहब का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कह रहे हैं कि हम ट्यूसडे को मुलाकात की कोशिश करेंगे, फिर जुमेरात को करेंगे, और फिर हर चौक को डी चौक बना देंगे, वो इस हफ्ते की बात है, और फिर 27 सितंबर वाला लॉन्ग मार्च / एहतजाज अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है, उस हवाले से भी एक तहरीक है हमारी। और साथ जो रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क के अंदर, जमहूरियत नहीं है, जो इंसानी बुनियादी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, ये बहुत सारी चीज़ें मिला के, और इमरान खान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, उनको जो उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा गया है, उनके इलाज नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके लिए तो 27 सितंबर है। लेकिन अब चूँकि सूरत हाल ऐसी है कि जो इतलात आ रही है कि जी इमरान खान की सेहत काफ़ी तशवीशनाक है, उनकी आँख का मसला ज़्यादा हो गया है, उनको कोई ऐसी खुराक दी जा रही है जिससे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, उस पर तशवीश भी है, वर्करों का प्रेशर भी है, और लीडरशिप भी इस पर तशवीश में है कि ये क्यों इस तरह हो रहा है। तो उसके लिए कोशिश ये हो रही है कि 27 सितंबर से पहले फौरी मुलाकात कराई जाए उनकी फैमिली की, उनके डॉक्टर्स की, इमरान खान के साथ, ताकि लोगों को कम से कम ये तो देखें, सियासत तो होती रहेगी ना, लेकिन सेहत के ऊपर तो कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और उनके सेहत को लेके जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है हमारे लिए। वी एग्री विद यू, सेहत के ऊपर तो बिल्कुल कोई सियासत होनी नहीं चाहिए, मुलाकातें भी होनी चाहिए, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है कि उनकी सेहत काफ़ी ख़राब है, जिस तरह आप बता रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? क्योंकि आपके कुछ PTI से ताल्लुक़ रखने वाले बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास ऐसी मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि पूरी इतलात तो नहीं आ रही है ना, और जो इतलात आ रही है जाहिर है उसमें तशवीश तो उसी पे होती है ना। तो अगर हुकूमत इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि देखें जो इनकी हुकूमत को गिला था, या हुकूमत को वो था कि जी एक हम तो इजाज़त देते हैं लेकिन वहाँ के सियासी बातें करते हैं, तो वो तो फैमिली ने क्या है कि हम लिख के भी देते हैं कि जी सियासी बातें नहीं होंगी। तब इतना बड़ी सज़ा तो नहीं दे सकते ना। एक साबिक वज़ीर आज़म है, सबसे पॉपुलर लीडर है मुल्क के, ये तो नहीं हो सकता है कि आप उसको सारी ज़िंदगी के लिए बुनियादी हकूक़ से महरूम रखें क्योंकि जी सियासी बातें होती हैं। तो वो तो पार्टी ने भी कह दिया कि जी आप मुलाकात की इजाज़त दे दें। तो अब ये कि हुकूमत पे मुनहसर है कि ऑलरेडी हुकूमत। बिल्कुल ठीक बात है शौकत साहब, एक बुजुर्ग सियासतदान हैं, ज़ाहिर है 70+। अब जितने भी इंसान फिट हो, एक एज फैक्टर भी होता है, और फैमिली का पूरा हक है जानने के लिए कि सेहत की क्या सूरत हाल है। वैसे अगर सेहत की सूरत हाल ना भी हो तब भी फैमिली का हक है, दोस्तों का हक है, वकला का हक है कि मुलाकात हो सके, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब ये बताइएगा कि आज अगर मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि अब गारंटी दी गई है कि कोई सियासी बात नहीं होगी, या जुमेरात को नहीं हो पाती, तो प्लान है क्या? क्योंकि सलमान अकरम राजा भी हम सुन रहे थे, कल कह रहे थे कि अब तो मैं नाम बताऊंगा सबके, और अब तो बस बहुत हो गई है। बता दीजिए ज़रा वो किस पैराए में कह रहे थे? देखिए, हर किसी को अपनी तशवीश है इस पे, और जाहिर है हुकूमत के साथ राब्ता नहीं है और इमरान खान के साथ राब्ता नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक फ्रस्ट्रेशन तो है PTI के वर्कर्स के अंदर भी, लीडरशिप के अंदर भी, कि इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, अब क्या किया जाए। मतलब ये कि अगर हम तहरीक शुरू करते हैं या लांग में पुरअमन एहतजाज करते हैं तो कहते हैं जी इंतशारी है, नहीं करते हैं तो इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है एक लीडर के साथ। तो दोनों सूरतों में आप देखें कि लीडरशिप इसमें बिल्कुल डिवाइड है। वो
कुछ तो कह रहे हैं कि जी कल से निकलें, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, खैर है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को और तैयारी करनी चाहिए अपनी। तो इस इशू के ऊपर तो है फ्रस्ट्रेशन तो है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वर्करों को बहुत बड़ा प्रेशर है। ये जो कहा जा रहा है ना कि इनके साथ लोग नहीं निकल रहे हैं, इसके साथ ये नहीं, ये हुकूमत अजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हमने तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वही पुरानी सियासत आपने देख ली कि अगर आज पीटीआई ना भी हो ना, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में एक दूसरे को वही चोर चोर कह रहे हैं, आपने चोरी की, उसने कहा आपने चोरी की, तो वही पुरानी सियासत फिर आ गई है। तो बेहतर ये है कि जो हकायक के सामने लाए जाए और इमरान खान और उनकी जो पार्टी है उनको मुनासिब जगह दी जाए, ज्यादती ना की जाए, इससे मुल्क आगे नहीं चल रहा है। जी शौकत साहब, कंसिडरिंग आप लोग कल निकलने को तैयार हैं, मतलब हम इतना जल्दी की बात कर रहे हैं, जहां कल परसों अगला हफ्ता वीकेंड की बातें भी हो रही हैं, वहां जो कॉल दी गई है फॉर दिस मार्च वो 27 सितंबर है, काफ़ी आगे है अभी, मतलब इससे पहले भी हो सकती थी। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? मोबिलाइज करना लोगों को इतना टाइम लगेगा या क्या सोचा है? अगर मोमेंटम आप कल बनाना चाहते हैं या जुमेरात को बनाना चाहते हैं तो ये बड़ा बीच में बड़ा तवील टाइम है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 27 सितंबर की तारीख का ऐलान है ना, वो एक ऐसा ऐलान है कि हमने 3-4 तारीखें देख ली हैं। जाहिर है उसमें जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ हुई, जो कमी बेशियाँ रह गई, जो भी था, उसमें उसको मद्देनजर रखकर पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। और देखें, सबको हम बता भी रहे हैं कि हुकूमत का रवैया क्या है। आपने आज़ाद कश्मीर में भी देखा है, इलेक्शन के अंदर भी देखा है, इन्होंने किसी को छोड़ा तो नहीं है, ये तो मारने मरने पे तले हुए हैं। तो इसलिए एक तैयारी हो रही है और उसके बाद ये कि फिर वापसी नहीं होगी। ये एक इस तहरीक का सबसे बड़ा अहम जो नुक्ता है वो ये कि हमारे साथ वही लोग जाएंगे जो वापसी का ना सोचें। तो इसलिए जाहिर है पूरी लॉजिस्टिक वो भी होती है, उसके लिए ज़रूरियात होती हैं, एक मुकम्मल धरना होगा, आप कह रहे हैं धरना होगा, तो उसके बाद बिल्कुल होगा। और फिर वो कोई टाइम वो नहीं होगा, टाइम बाउंड नहीं होगा। सो उस धरने का ना होना इस बात पर मुनहसर है कि आपकी क़यादत की और फैमिली की मुलाकात करा दी जाए इमरान खान साहब से? नहीं, वो तो देखो, उससे तो कोई महंगाई में कमी नहीं आएगी, वो तो हमारा एक सियासी अमल है जो हम जारी रखेंगे। इस वक्त देखें ना, जब वो घर का बेदी लंका डाए खुद वफा नहीं, तो मुझे प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा वो धरना क्यों होगा फिर? नहीं, तो आपका मतलब है मुलाकात हो भी जाती है शौकत साहब, अगर मुलाकात हो भी जाती है तो उसके बावजूद 27 वाला तो धरना होगा। देखिए, बिल्कुल होगा। अच्छा। हाँ, ये और बात है कि अगर इमरान खान कहते कि जी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, या वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे, क्योंकि वो उससे राब्ता नहीं हो रहा है। सही है। और इसीलिए एक कंफ्यूजन है, कोई कहते हैं कल से शुरू करे, कोई कहते हैं 15 से शुरू करो। एक कंफ्यूजन तो है, लोगों को अंदर तशवीश है इमरान खान के हवाले से, तो ये तशवीश हुकूमत ही ख़त्म कर सकती है। नहीं तो वो देखे ना, महंगाई तो ख़त्म नहीं हो रही है, बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो रही है, माशी सूरत-ए-हाल आपके सामने है, 42,000 अरब से ज़्यादा कर्जा हुकूमत। जरा क्लियर कर दीजिएगा, ये जो 27 सितंबर की कॉल है, ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है या खान साहब की रिहाई के और उनकी से मुलाकात न होने और इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ है? देखिए, आपको पता है कि कोई ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम 10 लाख लोग भी लेके जाएं तो क्या हम जेल तो नहीं तोड़ने जा रहे हैं? नहीं, हम मुलाकात की बात कर रहे हैं। जी, मुलाकात, मैंने तो आपसे यही कहा था कि मुलाकात अगर हो जाती है ना, और खान साहब जो भी इंस्ट्रक्शन दे, वो कहें पूरा पाकिस्तान निकालो, हम पूरा पाकिस्तान निकालेंगे, जितने हमारे वर्कर हैं हम सारे निकलेंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं ना करें, तो मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात हो सकते हैं। अगर वो कहते हैं ना करें तो नहीं होंगे। तो ये कंफ्यूजन तो है ना, पार्टी लीडर है, आप उसको देखें ना, नवाज शरीफ। कंफ्यूजन तो आपकी सफ़ों में ज़ाहिर है और आप उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी कहा था कि 27 की क्या बात है, मतलब शी वाज नॉट ऑन द पेज। और फिर वज़ीर आला ने कहा कि वो भी इसमें शामिल होंगी, वो बात कर लेंगे, उनको मना लेंगे। हाँ, लेकिन उनका अपना हमेशा एक पर्सपेक्टिव होता है, हमेशा होता है। हालांकि आप लोग जितना मर्जी कह लें कि वो गैर सियासी हैं, लेकिन उनका सियासी पर्सपेक्टिव होता है। नहीं, बिल्कुल उनका देखें, वो उनकी तशवीश तो जाहिर है हमसे ज़्यादा ही होगी। हालांकि हम जितने भी वर्कर्स हैं वो इमरान खान से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि पीटीआई का वर्कर कितना जान देने के लिए तैयार होता है इमरान खान के लिए, और लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, सबके सामने। तो ये तशवीश तो है ना कि राय रोज़ हम खबरें सुनते हैं, चाहे वो झूठी है चाहे वो सच्ची है, लेकिन उससे एक तशवीश तो होती है। सुबह हम पढ़ते हैं, चाहे जहाँ से भी वो खबर आए,
कि जी इमरान खान की सेहत इस तरह है, तो तशवीश बहुत ज़्यादा हो रही है और ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये ना हो कि फिर हमसे भी बेकाबू हो जाएं ये लोग, बहुत ज़्यादा तशवीश है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए लाजमी है कि वो तो हो जाएगा, बाकी जो है ना देखिए, अगर खान साहब कहें कि जी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी तो ना होगी, अगर वो कहें कि निकले तो वो तो हम तैयारी तो कर रहे हैं 27 की, और क्योंकि उस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर अदालती निज़ाम सही हो जाए ना, रूल ऑफ लॉ हो जाए, बुनियादी इंसानी हकूक बहाल हो जाए, तो इमरान खान एक हफ्ते में निकल आएंगे। उनका तो केस ही नहीं सुना जा रहा है, उनके तो किसी भी केस को अहमियत नहीं दी जा रही है। यही हमारा गिला है कि अगर अदालतें आज़ाद हो जाती तो कोई इशू ना होता, हुकूमत जितना जबर करती वो कर लेती। इमरान खान ने तो 3 साल बहादुरी के साथ जी गॉट योर पॉइंट शौकत साहब, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव दिस मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI हमसे बात कर रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है। इट इज अब इंकशाफ ये हुआ है कि गुज़श्ता माह सदर ट्रंप ने नेटो समिट में शिरकत के बाद ईरानी धमकी के पेश नज़र तुर्किया से बरतानिया तक खुफिया फौजी परवास के जरिए सफ़र किया। चमगोइयाँ तो पहले ही हो रही थी, मतलब आए तो वो एयरफोर्स 1 में ही थे, उसी जहाज में आए थे, लेकिन जब वापस गए थे और बताया भी ये जा रहा था कि वो एयरफोर्स 1 में ही वापस जा रहे हैं, वापस मतलब वो UK जा रहे थे, लेकिन वो बीच में निकले हैं अब्दुल्ला, और वो केटरिंग एक बस थी उसमें चढ़े हैं और उसके बाद एक मिलिट्री प्लेन में ट्रांसफर हुए हैं। सुनिए ना जरा, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ट्रंप को एयरफोर्स 1 में सवार होने का कहा था, लेकिन अमरीकी सदर ने एयरफोर्स 1 के बजाय दूसरा फौजी तैयारा इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को एक केटरिंग ट्रक के जरिए खुफिया तौर पर फौजी तैयारे C-32A तक मुंतकिल किया गया, जबकि एयरफोर्स 1 को बतौर डिकॉय इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस सदर के सफ़र को इंतहाई खुफिया रखा गया और पेंटागन ने अभी इस परवाज से मुताल्लिक तबसरा करने से भी गुरेज ही किया गया है। एयरफोर्स 1 एज अ डिकॉय चल रहा था और फाइनली जब ये वो एक केटरिंग ट्रक के जरिए जहाँ खाना जाता है दूसरे जहाज में गए हैं, और जब लैंड किया है तो इनका जहाज मिलिट्री प्लेन जिसमें खुद थे वो लैंड किया, और कुछ ही मिनट बाद दूसरा डिकॉय प्लेन जो था, जो कि एयरफोर्स 1 था, वो भी लैंड किया, बट नोबडी एट दैट मोमेंट न्यू कि वो कौन से जहाज में उतरे। ऐसा लगी है बड़ी सनसनीखेज। हम आपसे मुलाकात करेंगे टुमारो इंशाल्लाह। बाय।